हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए मॉडल पेपर नंबर दूसरा, जिसमें साथी जीके, हिंदी, रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के 55 क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। और साथ ही आपका सही करने के लिए केवल 50 क्वेश्चन सही रहेगा। तो साथी, यदि आपका टारगेट एसएससी जीडी एग्जाम 2025 में एक सीट लेना है तो आपको केवल 80 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। इस 80 क्वेश्चन में से कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, केवल एक घंटा में आपको सॉल्व करना रहता है। जिसमें साथियों जीके का 20 क्वेश्चन सही करना रहता है, 20 क्वेश्चन मैथ का, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन का हिंदी। ये टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी 160 नंबर का आपका टेस्ट रहता है मेरे भाई। और इस बार जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट अभी तक तो नहीं आया 2024 का, लेकिन इसी के महीने के एंड तक जाते जाते आपका हो सकता है कि 10 या 12 तारीख को आपका रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है 2024 का मेरे भाई। तो साथ ही आप देखेंगे ना, 160 में से 60 बंदे, मतलब काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो कि 60 में से 60 लाकर बैठे हैं भाई। तो आप समझ सकते हैं कि एक सवाल किस तरह का रहता है एसएससी जीडी का, क्योंकि देखिए इसमें 1 घंटा का समय मिलता है, जिसमें से 20 क्वेश्चन मैथ का, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का हल करना पड़ता है भाई पेन पेपर से। ऐसा नहीं है कि आप सवाल पढ़े, एक ऑप्शन सही रहेगा, टिक लगाकर चले जाएंगे। जीके, हिंदी आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैथ रीजनिंग जब से उसको हल नहीं करेंगे आप आंसर नहीं ला सकते। तो आप यदि आपको इसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे कि भाई एक ही घंटा में हमको मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी सवाल को हल करना पड़ेगा, तो सवाल किस तरह का रहता है। तो इसी से यदि आप अभी से तैयारी करते हैं ना मेरे भाई, आप 4 फरवरी से लेकर जो आपका 23 फरवरी के बीच एग्जाम होने वाला, एक सीट आप आराम से ले सकते हैं। वो भी आपका 39,481 पोस्ट है, जिसमें से 54 लाख फॉर्म अप्लाई ऑलरेडी हो चुका है मेरे भाई। तो चलिए दोस्तों, हम भी उसी 39,481 पोस्ट में से एक सीट के लिए लड़ते हैं। और मतलब ऐसे नहीं लड़ेंगे, पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे और पूरी विश्वास के साथ लड़ेंगे। इस बार हमें एक सीट लेना है तो लेना है। ओके दोस्त, तो हम उसी के लिए आपके लिए अब देखिए समय बिल्कुल भी नहीं बचा। 3 क्लासें लगातार क्लासें अब लगा रहे हैं। एक तो देखिए सुबह 8 बजे, 11 AM पे और 6 PM पे, ये 3 क्लासें आप ज्वाइन कीजिए नोटिफिकेशन आने के लिए मेरे भाई। ओके दोस्त, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टारगेट विथ विवेक के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उस पर भी अब देखिए क्यूज होने वाला है। क्योंकि अब हम भी साथियों पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुके हैं। काफ़ी दिनों से एक्टिवेट नहीं थे, क्लासें नहीं हो पा रही थी, क्योंकि देखिए अब एनटीपीसी भी सामने है। तो साथ ही हमारे पास आर्मी, अग्निवीर सब एग्ज़ाम क्लियर है। सभी का सिलेबस थोड़ा सा ऊपर नीचे है, जीके और साथ ही मैथ और रीजनिंग तो सेम है। ओके दोस्त, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले इस मॉडल पेपर नंबर दूसरे को सॉल्व करते हैं। क्या आप लोग का कितना स्कोर बनेगा ये हमें आप बताइएगा। ओके दोस्त, बिल्कुल भी देखिए शुरुआत में बातें होगी, बीच में बिल्कुल भी नहीं बातें होगी। ओके, तो देखिए आज मॉडल पेपर नंबर दूसरे का पहला प्रश्न देखिए, वाजिद अली शाह के संरक्षण में 19वीं शताब्दी ने किसका एक स्वर्ण युग देखा था। तो वाजिद अली शाह के संरक्षण में जो साथी 19वीं शताब्दी ने जो देखा था एक स्वर्ण युग, वो कथक का देखा था। तो पहले का साथी हम लोग का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो साथ ही 2011 की जो जनगणना के अनुसार था, भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व जो था साथी, वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन, और है भी यही साथी आपका। तो साथी आप हमें एक सवाल बताएंगे कि 2011 की जनगणना था, इसके अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। कमेंट बॉक्स में बताइए सभी लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के सृजन का उल्लेख है। तो साथ ही भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो राज्यों में विधान परिषदों के सृजन का उल्लेख है, तो आपका अनुच्छेद 169 में है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके बिल्कुल, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। तो देखिए भाई, आपका एसएससी एग्जाम हो और उसमें जनगणना और पंचवर्षीय योजना सवाल न, ऐसा पेपर बन ही नहीं सकता है। तो यकीन मानिए सर, आपके पेपर में पंचवर्षीय योजना की यदि सवाल आएगा तो जनगणना से नहीं रहेगा, यदि जनगणना से सवाल आए तो पंचवर्षीय योजना से नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन रखते हैं और 2-2 सवाल का कॉम्बिनेशन रखते हैं। तो हमें बिल्कुल 2-2 सवाल इसमें से तो पक्का करना है भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत में साक्षरता दर थी वो साथी 72.99% थी।
ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, तो साथ यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी तो साथ ही हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जो कि पहली पंचवर्षीय योजना की टाइम पीरियड कब से कब तक थी साथी, 1951 से लेकर 56 के बीच थी। इसलिए डी ऑप्शन क्या होने वाले इस सवाल का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या दिया है। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 तो साथी ये जीता था अपर्णा सतीशन ने। किसने? अपर्णा सतीशन ने जीता था। 6 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फ्लेमिंगो त्यौहार आयोजित किया जाता है, यानी मनाया जाता है? साथियों भारत के किस राज्य में फ्लेमिंगो त्यौहार मनाया जाता है? तो साथ ही ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो 7 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या दिया है। डैश विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक कौन थे? तो साथी विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक की बात करें तो महादेव गोविंद रानाडे थे। तो 8 का साथी क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल मेरे भाई राइट होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या दिया है। शुंग द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि ब्राह्मी का एक प्रकार थी और इसका उपयोग किस भाषा में लिखने के लिए किया जाता था? तो देखिए सर, शुंग द्वारा उपयोग की जाने वाली जो लिपि ब्राह्मी का एक प्रकार थी और इसका उपयोग सती संस्कृत भाषा लिखने के लिए किया जाता था। याद रखिएगा, संस्कृत भाषा लिखने के लिए प्रयोग किया जाता था, उपयोग किया जाता था, इसलिए साथियों ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या दिया है। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता था? तो साथ ही आईसीसी जो अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 हुआ था, ये साथी याद रखिए भारत ने जीत लिया था। ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन। आपका जो अंडर 19 का कोई भी महिला हो या पुरुष हो आईसीसी का मैच होता है तो भारत अधिकतर जीतता है। यदि आपको सवाल नहीं याद है तो यदि उसमें भारत है तो भाई भारत पे आप टिक लगा सकते हैं, एक बार चांस ले सकते हैं। अंडर 19 की बात करें साथी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। फसल कटाई उत्सव लोहड़ी निम्नलिखित में से किस महीने मनाया जाता है? फसल कटाई उत्सव जो लोहड़ी साथी होता है वो किस महीने मनाया जाता है? देखिए लोहड़ी तो हम लोग साथी जो जिस दिन पतंग उड़ाते हैं, जैसे खिचड़ी बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये तो साथी जनवरी के महीने में होता है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। लोहड़ी उत्सव साथी जनवरी के महीने में जो 14-15 जनवरी को होता है मेरे भाई, पतंगबाजी हम लोग करते हैं, तो वही उसी को बोलते हैं। तो इस तरह से जनवरी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या दिया है। डैश वर्ष 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो साथी कौन वर्ष 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो साथी प्रकाश पादुकोण थे। तो 12 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो साथी संगीत वाद्य यंत्र शहनाई वादन के लिए इनमें से कौन प्रसिद्ध है? तो अली अहमद हुसैन है। तो 13 का साथी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। वर्ष 2023 तक अनुच्छेद 51A में अंतिम मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो वर्ष 2023 तक अनुच्छेद 51A में जो अंतिम मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तो साथी 2002 में जोड़े गए थे, 2002 में जोड़े गए थे। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। वर्ष 1971 में प्रथम पुरुष हॉकी विश्व कप की विजेता हॉकी टीम कौन सी थी? वर्ष 1971 ऐसा वर्ष था जो कि साथ ही पाकिस्तान के लिए ना बहुत ही बेहतरीन वो वर्ष बीता था, क्योंकि इसमें प्रथम पुरुष हॉकी विश्व कप की विजेता कौन देश बन गई थी भाई? पाकिस्तान बन गई थी। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। 1971 का ये वर्ष आप याद रखिएगा क्योंकि सवाल आपके पेपर में आने वाला है ये। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? तो ऐसा कौन सा देश है जो कि भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? तो कौन हो सकता है मेरे भाई? वो बांग्लादेश है। कितना किलोमीटर करता है? 4096
पॉइंट समथिंग किलोमीटर करता है। सबसे कम कौन करता है? तो 106 किलोमीटर आपका कौन करता है? अफगानिस्तान करता है। ये दोनों सवाल आप याद रखिए, भूमि सीमा की बात कर रहा है मेरे भाई। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो साथी आपका 30 वर्ष है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होने वाला है। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्या दिया है? बस्तर दशहरा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो साथी बस्तर दशहरा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्त ये छत्तीसगढ़ राज्य से है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। भारत में लोहे की उत्पत्ति पर कितने प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए हैं? तो भारत में लोहे के जो उत्पत्ति पर कितने प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए हैं? तो टोटल साथी आपका 2। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होने वाले हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना है? तो साथ ही किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना है? तो मेरे भाई तीसरी पंचवर्षीय योजना। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो साथी आप एक सवाल और हमें बताएंगे कमेंट में कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड कब से कब तक थी? चलिए बताइए सभी लोग। ओके, कमेंट बॉक्स में बताएंगे सवाल का आप लोग राइट ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। निम्नलिखित में से किस वर्ष नाबार्ड ने मिराडा को एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी थी? तो साथ ही किस वर्ष में नाबार्ड ने जो मिराडा है इसको एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए क्या दिया था? मंजूरी दे दिया था। तो ये 1987 में शायद दिया था। तो ऑप्शन दिया बिल्कुल सी, देखिए क्या दिया? 1987 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। मेरे भाई देखिए बीच में बातेबाजी बिल्कुल भी नहीं होगा, लास्ट में बातेबाजी होगी, लेकिन बीच में अब पढ़ाई से बिल्कुल भी मजाक नहीं करना है, क्योंकि कैलेंडर भी आपका जारी हो चुका है। कैलेंडर में किस महीने में कौन सा एग्जाम होने वाला भाई हमने आपको एक बिल्कुल डिटेल में सेशन दे दिया। आपने नहीं देखा है तो इससे शायद पिछला वाला ही क्लास, दूसरा तीसरा क्लास है, वही पूरा डिटेल में बताया सदी एसएससी का जो आपका कैलेंडर जारी हुआ 6 दिसंबर को। ओके दोस्त, कल ही जारी हुआ था सुबह 9:30 बजे। देखिए निम्नलिखित में से कौन कुडियाट्टम के पुनर्जागरण दिग्गजों में से एक था? तो कौन साथी कुडियाट्टम के पुनर्जागरण दिग्गजों में से एक था? तो वो थे साथी अमनूर माधव चक्यार। तो 22 का डी ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प उत्सव है? हिमाचल प्रदेश का एक पुष्प उत्सव इनमें से कौन है? तो फुलाइज उत्सव। तो 23 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। निम्नलिखित में से किसे प्रायः आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है? तो साथी किसे प्रायः आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है? तो साथी रुक्मणी देवी अरुंडेल को। देखिए टीसीएस कंपनी एसएससी का एग्जाम करा रही है, तो सबसे अधिक सवाल किससे आएगा आपके पेपर में? तो साथी स्टैटिक जीके का ही सवाल आपके पेपर में सबसे अधिक। जीके की पोर्शन की बात करें 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यकीन मानिए कम से कम 10 क्वेश्चन भाई स्टैटिक जीके ही कवर करेगा। घुमा फिरा कर इसी पे आ जाते हैं वो सब, तो हमें उसको भी देखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का एसआई मात्रक है? तो साथी कौन सा तापमान का एसआई मात्रक है इनमें से? तो याद रखिए केल्विन है। 25 नंबर का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क 15+ साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो साथी भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जो अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क यानी 15+ वर्ष जो साक्षरता दर है वो टोटल आपका 69.3% है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। उस्ताद जाकिर हुसैन को क्या बजाते हैं? तो उस्ताद जाकिर हुसैन मेरे भाई ये तबला के बजाते हैं, तबला के विख्यात हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। मिताली राज निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? मिताली राज तो साथ ही ये क्रिकेट के फेमस प्लेयर है ना मिताली राज। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए।
टेबल टेनिस में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? चलिए बताइए, टेबल टेनिस में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? ये सवाल आप बताएंगे। तो साथ ही 11 अंक होते हैं। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 क्या दिया है। भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? भाई इस समय बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रहा है। आपके पेपर में सवाल पूछता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किस देश के बीच होता है, किस किस देश के बीच होता है, ये किस खेल से संबंधित रखता है। तो देखिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है मेरे भाई। और किस किस देश के बीच होता है? तो भाई अपने प्यारे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। याद रखिएगा। तो जसप्रीत बुमराह इस समय टेस्ट के कैप्टन बन चुके थे भाई। तो क्रिकेट ऑप्शन सी देखिए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। पहले टेस्ट में कप्तानी किया था, जीत लिया था, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। तो चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डांडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा राज्य डांडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्त गुजरात राज्य है। तो 31 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। भारत की संविधान सभा का चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो भारतीय संविधान का जो साथियों सभा का चुनाव हुआ था वो आपका जुलाई 1946 में हुआ था। महीना याद करना है भाई आपको, जुलाई का महीना, वर्ष आप अच्छे से याद करेंगे क्योंकि 1946 में जुलाई के महीने में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर जीते हैं? तो साथी किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर जीत लिए हैं? तो दोस्त याद रखिए AR रहमान ने जीते थे। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाले हैं। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 मेरे भाई। भारत में गरीबी रेखा आमतौर पर कैसे निर्धारित की जाती है? तो साथी भारत में जो गरीबी रेखा है आमतौर पर कैसे निर्धारित की जाती है? तो वो साथी आय और उपभोग का स्तर पर नापी जाती है। तो 34 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाले हैं। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति रंगकेर उत्सव मनाती है? तो साथी कौन सी जनजाति रंगकेर उत्सव मनाती है? तो याद रखिए दोस्तों करवी जनजाति। ऑप्शन बी क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 क्या दिया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है? तो साथी भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है? तो साथी अनुच्छेद 159 यानी 159। तो 36 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। मनुष्यों में ध्वनि वाक् यंत्र द्वारा उत्पन्न होती है, वाक् यंत्र का दूसरा नाम क्या है? तो साथी मनुष्यों में ध्वनि वाक् यंत्र द्वारा उत्पन्न होती है, जो कि वाक् यंत्र का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्त याद रखिए कंठ है। 37 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 क्या दिया है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त किस वर्ष को ई श्रम लॉन्च किया? तो साथी भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को ई श्रम लॉन्च किया। आपसे सवाल ऐसे पूछेगा कि ई श्रम लॉन्च कौन से सरकार ने जारी किया था? तो भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने यह जारी किया था किस वर्ष में? 26 अगस्त 2021 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन। 2 सवाल इससे बन रहे हैं। आपको इसी तरह सवाल को पढ़ना है और याद करके भी चलना। उम्मीद करूंगा हर एक सवाल आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो साथियों नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें 3 से 4 क्लासें SSC GD के लिए करनी पड़ेगी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? बताइए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर टोटल कितनी है साथी? 61.8%। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होने जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। वर्ष 1919 के रॉलेट एक्ट के दौरान भारत के ब्रिटिश वायसराय कौन थे? वर्ष 1919 के रॉलेट एक्ट के दौरान भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो शायद वो चेम्सफोर्ड था। बिल्कुल सर जी चेम्सफोर्ड। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब हम सवाल पढ़ रहे हैं तो आपका राइट ऑप्शन आ जाना चाहिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची। अब देखिए हिंदी के सवाल आ चुके हैं। हिंदी के सवाल भाई आप यदि पढ़ लेते हैं ना, डेली लगातार प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो यकीन मानिए भाई 20 में से 20 करके आओगे आप।
क्योंकि सेम सवाल वही आ गया, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी, वही सब सवाल आएगा भाई। फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, विदेशज रहेगा, सार्थक रहेगा, निरर्थक रहेगा, यही सब सवाल रहेंगे। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यह संसार एक माया है, यानी यह संसार एक माया मतलब क्या होता है साथी, मतलब छल है भाई। ऑप्शन बी, यह संसार एक छल है, बी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। वह बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है। तो साथी वह बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है। विलोम शब्द बताइए बेसब्री से, मतलब क्या बोलेंगे आप, सब्र भाई। बेसब्री से सब्र रखो, उल्टा अपोजिट, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जिसकी पत्नी मर गई हो, तो साथी सार्थक शब्द बताना आपको। जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको विधुर बोलते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। भव्या लाल रंग की शर्ट ढूंढ रही है। तो अब देखिए, तो जब आपको सही वर्तनी आएगा ना, बिल्कुल आप हिंदी में तो कभी गलत ही नहीं कर सकते। देखिए रंग कैसे लिखा जाता है बताइए, ऐसे सर्च कर लीजिए कौन सा, देखिए डी ऑप्शन है, लॉक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। कोई दिक्कत हुई आपको, बिल्कुल भी नहीं दिक्कत आई। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दुख के वक्त में उसे दिलासा दो। तो दिलासा मतलब क्या होता है मेरे भाई, सांत्वना दो। डी ऑप्शन पर्यायवाची, यानी सेम उसी तरह से ढूंढना पड़ेगा हमें। डी ऑप्शन क्या होने वाला, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 मेरे भाई। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। श्यामा दफ्तर के लिए निकल गए। भाई देखिए इसमें तो आपका रेखांकित नहीं दिया, दफ्तर होना चाहिए, क्योंकि देखिए दफ्तर इसमें रॉन्ग है। तो सही वर्तनी ज्ञात करना है, तो क्या हो सकता है, दफ्तर कैसे लिखा जाता है, देखिए द लिखा था, आधा फ लिखा था, फिर त रहता है, फिर र रहता है। अब देखिए ऐसे हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। दफ्तर क्या पूछा साथी। ओके, तो 46 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, लास्ट में अपना स्कोर आप बताएंगे। आप सभी का 55 × 2 करेंगे तो 110 आ रहा है ना, बिल्कुल 110 नंबर में से आपका कितना स्कोर बन रहा है, 0.5 का नेगेटिव। क्योंकि पूरी तरह से हम लोग समझिए जीडी का मॉक टेस्ट दे रहे, ओरिजिनल पेपर दे रहे, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा भाई कि आपका लेवल किस पर है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। कातिल का अपराध माफ करना योग्य नहीं है। माफ करना योग्य नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा साथी, अक्षम्य उसे बोलते। क्या, अक्षम्य बोलते हैं। 47 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, मुहावरा बताइए इसका। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना यानी घबरा जाना साथी, घबरा जाना हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 49। दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। श्याम टाना है। भाई ये सवाल देखिए, उचित सार्थक शब्द ऐसे ही आपके पेपर में सवाल आएगा। उचित क्या, टाना है कि नाटा हो जाएगा, बताइए भाई। नाटा है ना भाई, श्याम नाटा है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब आप ऑप्शन भी पढ़ेंगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा ना, ऑप्शन आप पढ़ेंगे तब भी उसका राइट ऑप्शन निकल के आ जाएगा। ऐसा हिंदी के सवाल मिलेंगे आपको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। नदी कलकल करती हुई बहती है। कलकल से आपसे विलोम से पूछिए। कलकल यानी क्या हो जाएगा मेरे भाई, शांत। कलकल शांत, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 51। नीचे दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। भाई देखिए ये सवाल आपको एसएससी जीडी में 2 सवाल जरूर मिलने वाले हैं। एक तो देखिए या तो साइन से देगा या तो नंबर बदलने को देखा। जैसे इसमें सवाल क्या पूछा है कि नीचे दी गई 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। भाई 3 और 5 को आपस में बदलना पड़ेगा, यानी हम ऑप्शन में 3 और 5 को आपस में बदलेंगे। 3 की जगह 5 रखेंगे, 5 को 3 की जगह। तो पहले इस सवाल को आप लोग पॉज कीजिए, उसके बाद राइट ऑप्शन बताइए। चलिए 1 मिनट का समय लीजिए,
पहले आप लोग इस सवाल को हल कीजिए। तो चलिए दोस्त हम पहला ऑप्शन को उठाते हैं। देखिए 5 और -3 दिया है, तो हम इसी में चेंज कर लेते हैं। तो 5 की जगह पहले 3 रख देते हैं, उसके बाद -3 है तो 5 रख देते हैं, +6 हमें यही 4 लाना पड़ेगा। देखते हैं पहला ऑप्शन से क्या सही नहीं होना चाहिए। देखिए ये +3 है, +3 और +6 कितना होगा 9। 9 में से 5 घटाएंगे तो भाई 4 आ जाएगा, जो को हमको 4 मिला है। तो ये तो सही हो रहा है, सही नहीं होना चाहिए, ये तो सही है पहला ऑप्शन में रखने पर। तो अब हम साथी क्या करते हैं, ऑप्शन बी को उठाते हैं। ऑप्शन बी हमें 18 लाना है, 5 और 3 को आपस में बदल कर। ऑप्शन बी को हम उठा रहे हैं मेरे भाई। देखिए 5 दिया है तो 5 पहले हम लोग 3 रखते हैं, 3 इंटू है 4 है, +3 है, लेकिन 3 की जगह हम लोग 5 रख देंगे। 5 - 2 = 18 ये है। तो चलिए हल कीजिए। इसमें डिवाइड नहीं है तो पहले बॉडमस के लिए हम डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। 3 चौक का 12 +5 - 2 = 18 लाना है भाई। 12 और 5 17, 17 में से -2 घटाइए तो कितना होगा 15 होगा, लेकिन यहाँ पे 18। देखिए यही साथी ऑप्शन बी में जब हमने 3 और 5 को आपस में बदले तो यही सही नहीं हुआ। और आप लोग यदि साथी ऑप्शन सी में 5 और 3 को आपस में बदलेंगे और ऑप्शन डी में 5 और 3 को बदलेंगे, देखिएगा आपका राइट आंसर रहेगा। हमें सही नहीं लेना था तो ऑप्शन बी में ही साथी रखने पे 3 और 5 हमारा सही नहीं हो रहा है, तो इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। आप टेंशन नहीं लेंगे, आपको इस तरह का सवाल एक हम बीच में देंगे, इसी में सवाल में है। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में फियर को JJEW लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फ्लैट को कैसे लिखा जाएगा, फ्लैट को। चलिए इस तरह का सवाल हल करने के लिए पहले तो हमें देखिए कोड करना पड़ेगा। रीजनिंग में आप यदि कोडिंग डिकोडिंग का 2 सवाल सही करेंगे जीडी में, तो आपको यदि आप सही करना चाहते हैं तो आपको तो A से Z तक अल्फ़ाबेट हर एक नंबरिंग उसका याद होना चाहिए मेरे भाई। जैसे देखिए हम फियर लिखते हैं, FEAR लिख रहे हैं, ओके, और हम JJEW लिख रहे हैं। आप कैसे करेंगे, F 6 नंबर पे, E आपका 5 नंबर पे, A आपका 1 नंबर पे, R 18 नंबर पे, J 10 नंबर पे, J 10 नंबर, E आपका 5 नंबर, W आपका 23 नंबर पे। देखिए 6 से 10 यानी +4, 5 से 10 यानी +5 किया है, 1 से 5 यानी +4 किया है, 18 से 23 यानी +5। समीकरण देखिए +4 +5 +4 +5, समीकरण देख रहे हैं +4 +5 +4 +5। तो अब हमें भी फ्लैट को लिखकर इसी तरह कोड करना पड़ेगा, पहले +4 फिर +5 फिर +4 फिर +5। तो चलिए इस सवाल को आप लोग पॉज की उसके बाद हमें हल करके बताइए। फ्लैट में F 6 नंबर पे, L आपका 12 नंबर पे, A आपका 1 नंबर पे, T आपका 20 नंबर पे। तो +4 कीजिए, इसमें +4 करेंगे तो 10, 10 पे कौन आएगा J सभी ऑप्शन में दिया है। उसके बाद +5, 12 में +5 17, 17 पे कौन होगा क्यों देखिए हर एक ऑप्शन में केवल ZRC ऑप्शन है, इसको हटा देते हैं, क्योंकि सभी में दिया है, A B D में। और उसके बाद +4 +5 प्लस उसके 1 में +4 क्या उतना जोड़ देंगे, आपका 1 4 कितना हो जाएगा 5, 5 पे कौन होगा E होता है, J देखिए डी ऑप्शन से D दे रखा है तो इसको हटाएंगे। अब A और B ऑप्शन में होगा कोई, तो +4 +5 +4 +5 जो 25, 25 पे कौन है Y, JQEY कौन ऑप्शन है, A ऑप्शन दिया है। बस सिंपल सा सवाल था, A ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। बस आप तरीका समझिए भाई, ये आपको सवाल तो आ रहे हैं लेकिन तरीका समझिए काफ़ी फटाफट। यदि आपको याद होता है ना साथियों, हम मुश्किल से इस सवाल को हल करेंगे 10 सेकंड लेते हैं, याद रखिएगा साथियों 10 सेकंड भी कम लगता है। इस बार जीडी में सबसे तगड़ी कंपटीशन 2025 में कोई भी एग्जाम होगा तो जीडी ले रहा है साथी। देखिए दिए गए विकल्पों से किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। इस बार साथी आपको ये ऑप्शन को रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन सा समीकरण सही हो रहा है, जो कि 2 आएगा लास्ट में। यही सवाल हम आपको होमवर्क में देना चाहेंगे। चलिए मेरे भाई ये सवाल आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सवाल हमने आपको तरीका बताया, इस बार ऑप्शन को रखे, जैसे उस बार 3 और 5 को रखे थे ना, इस बार ऑप्शन को रखेंगे। जैसे 2 और 3 को आप लोग इसी ऑप्शन में बदलेंगे, 2 की जगह 3, 3 की जगह 2 रखकर और 2 देखेंगे लास्ट में आएगा, वही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्त, राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके मेरे भाई, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। ये सवाल देखते हैं कौन हल करके हमें पहले बताता है। पॉज कीजिए पहले, उसके बाद आप हमें ये सवाल हल कीजिए मेरे भाई, हम नहीं बताने वाले हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली है।
21 से 15, 15 से 9, 9 से 3, 3 से -3। भाई ऐसे सॉल्व क्या है यार। 21 से 15 और उसके बाद 9, उसके बाद 3, उसके बाद -3 है। 21 से 15 जाएंगे भाई, घट रहा है तो -6 किया है। 15 से 9 फिर -6 किया है। 9 से 3 यानी फिर -6, 3 से -3 यानी 3 में फिर -6 करेंगे तो माइनस आपका 3 आएगा। फिर उसके बाद -6, तो यदि आप लोग -3 में साथ -6 करेंगे तो कितना आएगा। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस लगेगा लेकिन साथियों प्लस होगा, ये नंबर आपस में जुड़ेंगे 9, लेकिन साइन आपका माइनस में ही रहेगा। तो ऑप्शन सी आपको इस तरह का सवाल आपके पेपर में आ गया कि मान लीजिए आपको क्या करना है, -3 और -9 आप जोड़ेंगे कितना आएगा भाई। आप सोचेंगे यार घटाना है, तो आप साइन को देखिएगा कि माइनस माइनस सेम है तो हमेशा प्लस होता है, नंबर होता है लेकिन साइन वही रहेगा, माइनस ही रहेगा। यानी -9 9 18 होगा लेकिन साइन हमेशा माइनस की रहेगा। यही पे साथियों आपका +9 और -9 होता है, ये आपका क्या होता है, कट जाता है, जीरो हो जाता है। यही भी साथियों यदि देखिएगा कि आपका नंबर बड़ा रहता है, मान लीजिए प्लस क्या रहता है 8 है और आपका -6 है, तो साथ ही घटेगा लेकिन साइन जिसमें साइन भी बड़ा रहेगा उसी का रहता है। जैसे +8 है -6 है, तो देखिए जैसे कि +8 -6 है, तो ये तो आपका तो क्या होगा, घटेगा ही, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, घट जाएगा लेकिन साइन आपका कुछ नहीं, क्योंकि देखिए जिसमें बड़ा रहेगा उसी के साइन, प्लस चाहे लगाए चाहे ना लगाए बिल्कुल वही रहता है। लेकिन हाँ तो यही छोटा रहेगा तो साइन लगेगा भाई, ये बात याद रखिएगा। तो इस साल का राइट ऑप्शन -9 आ रहा है। ये आपको छोटी छोटी बेसिक तो आ रहा होगा, उम्मीद करूँगा। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए बाघ का संबंध शावक से है तो हाथी का संबंध किससे हो जाएगा। तो बच्चे से संबंधित ये सवाल है। जिस प्रकार साथियों शावक क्या होते हैं, बाघ का बच्चा होता है कि नहीं, बाघ का बच्चा क्या बोलते हैं, शावक बोलते हैं। तो उसी प्रकार हाथी के बच्चे को क्या बोलते हैं बताइए, क्या बोलेंगे, हस्ती शावक बोलेंगे, हस्ती शावक। तो 55 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो दोस्त इस तरह से आपका टोटल 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये बताइए आप सभी कितना स्कोर रहा आज के सेशन से। चलिए बताइए, 7 दिसंबर सुबह के 8 बज रहे हैं, तो दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छी तरीके से हमने कर लिया है। अब आपकी बारी, आपका स्कोर कितना बड़ा टोटल हमें बताएंगे। ओके दोस्त, उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको काफ़ी बेहतरीन लगा, आप काफ़ी अच्छे सारे क्वेश्चन याद किए होंगे। तो इसी के साथ आप चैनल पे नए तो साथ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि डेली 3 क्लास, क्योंकि जीडी एग्ज़ाम पास में है। दिसंबर का महीना कब जाएगा, जनवरी का महीना कब जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा भाई। याद रखना भाई, यदि जीडी में 39,481 पोस्ट में से एक सीट लेना है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं साथियों 11 AM पे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।